देखो टॉपिक क्या है, रिलेशन। इसमें जैसा ये वर्ड साउंड कर रहा है ना रिलेशन, सेम इसका वैसा ही मीनिंग है। जैसे मान लीजिए कोई कंडीशन आपको दी दो सेट पे, और उन दो सेट में आपको ये देखना है कि एलिमेंट्स आपस में कैसे रिलेट कर सकते हैं, किस कंडीशन पे रिलेट कर सकते हैं। तो जिस कंडीशन पे रिलेट करेंगे वो होगा रिलेशन। वो क्या होगा? फिर उस रिलेशन को हम सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आएगा उसे हम बोलेंगे ऑर्डर्ड पेयर। क्या बोलेंगे? जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैंने कहा श्याम इज सन ऑफ राम। तो यहां पर जो श्याम है किसका बेटा है? तो श्याम और राम में एक रिलेशन सेटअप हुआ कि नहीं हुआ, कि श्याम उसका बेटा है और राम उसका फादर है। तो हम इसको लिखेंगे एस आर आर। ये आर का मतलब हुआ इज सन। तो ये रिलेशन क्या डिफाइन कर रहा है कि यहां रिलेशन है सन का। किसका? सपोज मैंने लिख दिया सोनू इज सन ऑफ श्याम। तो यहां पर ये जो इस सन है ना, ये इनका रिलेशन है किस किस के बीच में? सोनू के बीच में और श्याम के बीच में। समझ में आई बात? यानी कि दो चीजों के बीच में एक रिलेशन है, और वो रिलेशन क्या है? इस सन। मतलब वो रिलेशन ये बता रहे हैं कि जो फर्स्ट पर्सन है वो सेकंड का सन। ये तो हो गया जनरल बात रिलेशन की। इसको अगर हम इसी टर्म्स में समझे, मैथ की टर्म में आसानी से समझे, तो सपोज मैंने यहां लिख दिया x क्यूब इज इक्वल्स टू वाई। मैंने लिखा, या मैं इसको लिख देता हूं कंप्लीट। मैंने लिख दिया कि एक रिलेशन है ऐसा कि मुझे x और y ऑब्टेन होगा, जो कि एक ऑर्डर्ड पेयर है। मैं बताऊंगा ऑर्डर्ड पेयर क्या है। इस तरीके से कि x बिलोंग करेगा सेट A को और y बिलोंग करेगा सेट B को, और इनका रिलेशन क्या है? x क्यूब इज इक्वल्स टू y। मतलब मैंने यहाँ पर एक रिलेशन लिखा x और y के बीच में, और वो रिलेशन ये कहता है कि जब आप x की क्यूब करेंगे तो आपको y ऑब्टेन होगा। जब आप x की क्यूब करेंगे तो y ऑब्टेन होगा। x आपको A सेट से मिलेगा और y आपको B सेट से मिलेगा। अब मैं लिख देता हूँ उसमें सेट। सपोज मेरे पास सेट A है, और यहाँ मैंने लिख दिया 1 2 3 4 एंड 5, और यहाँ मैंने लिख दिया B 1 2 8 9 7। ये मैंने इसमें कुछ एलिमेंट लिखे, ये कुछ एलिमेंट लिखे। रिलेशन क्या कहता है? x की क्यूब से क्या आएगा? तो x कहां से आना चाहिए? B से तो नहीं आना चाहिए ना। तो A में मेरे पास पहला एलिमेंट क्या है? तो 1 की अगर मैं क्यूब कर दूं तो मुझे y मिलेगा। तो y क्या मिलेगा? तो मैंने लिखा 1, 1। ये मेरा पहला ऑर्डर्ड पेयर आ गया, क्योंकि 1 जो है वो बिलोंग कर रहा है A को, और ये 1 बिलोंग कर रहा है B को। और इनके बीच में रिलेशन क्या है? जैसे आपने x की क्यूब करी आपको क्या मिला? y। अब इसमें सेकंड एलिमेंट क्या है? 2। अगर मैं 2 की क्यूब करूंगा तो मुझे जो मिलेगा वो y मिलेगा। तो y मुझे कितना मिला? 8। तो मुझे मिला 2, 8, जो कि मेरा सेकंड ऑर्डर्ड पेयर है, क्योंकि 2 बिलोंग कर रहा है A को और 8 बिलोंग कर रहा है D को। अब ये मुझे कैसे पता लग रहा है? ये मुझे इसलिए पता लग रहा है क्योंकि इन दोनों के बीच में मैंने एक रिलेशन बनाया। जैसे मैंने सोनू और श्याम के बीच में रिलेशन बनाया फादर का, ऐसे इन दोनों के बीच में मैंने रिलेशन बनाया कि x की क्यूब करते ही मुझे कौन मिलेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? अब चलते हैं नेक्स्ट पे, 3 की क्यूब। अगर मैं 3 की क्यूब करता हूं तो मेरे पास क्या आता है? तो 3 की क्यूब करने में 27 आता है, बट प्रॉब्लम ये है कि 27 B को बिलोंग। तो इससे आगे मैं ऑर्डर्ड पेयर नहीं लिख पाऊंगा इस रिलेशन के रेफरेंस। समझ में आया? तो ये मेरे पास दो ही ऑर्डर्ड पेयर आएंगे इस रिलेशन के रेफरेंस में। तो जब आप किसी रिलेशन को इस तरीके से फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। क्या बोलते हैं? और जब आप उस रिलेशन को सॉल्व करके जो ऑर्डर्ड पेयर लेके आते हैं इस फॉर्म में लिखते हैं, इसको आप बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। क्या बोलते हैं? और अगर आप इन्हें एरो डायग्राम से, या हम बोल सकते हैं वेन डायग्राम से दिखाना चाहे रिलेशन को, इसमें वेन डायग्राम के लिए हम एरो डायग्राम यूज करेंगे, तो मैं यहाँ पर बता सकता हूँ कि मैंने इस रिलेशन के लिए जब 1 पुट करा तो मेरे को रिजल्ट क्या मिला? 2 पुट करा तो रिजल्ट क्या मिला? 8। तो जो वैल्यूज मैंने पुट करी उन्हें मैं क्या कहूंगा? डोमेन। और पुट करने के बाद जो मुझे रिजल्ट ऑब्टेन हुआ उसे मैं क्या कहूंगा? और यहाँ मैंने ऐसे एरो लगा दिया, तो ये एरो बता रहा है कि जो भी रिलेशन मेरे पास रहा होगा उसमें जब मैंने 1 पुट करा था तो मेरी रेंज क्या है?
2 पुट करा था तो रेंज क्या है, इतनी बात समझ में आई। ये इसका तीसरा रिप्रेजेंटेशन है, मतलब अगर मेरे पास दो अलग अलग सेट होते हैं तो उस सेट के रिलेशन को मैं सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, उसके रिलेशन को बनाने के लिए मैं रोस्टर फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, और उसको मैं ऐसे एरो डायग्राम से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। मैं चाहूं तो इसको कोऑर्डिनेट में भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। देखिए ये मेरे पास एक कार्टेशियन है, पहला ऑर्डर्ड पेयर क्या है 1, x का 1 y का 1, तो पहला मेरे पास आया 1, 1, ये मेरा इधर रिप्रेजेंट हो गया। नेक्स्ट क्या है 2, सपोज यहाँ पर 8 है तो 2, 8, तो यानी कि ऐसे 4 तरीके से हम किसी दो सेट्स के रिलेशन को डिफाइन कर सकते हैं। अब हम ये भी बता सकते हैं अगर मेरे पास दो सेट्स दिए हैं मैं इसके कितने ऑर्डर्ड पेयर बना सकता हूँ, कितने, उसके लिए आप क्या करेंगे, जितने एलिमेंट्स इसके अंदर है यानी कि जितना कार्डिनल नंबर इसके अंदर है तो कितने एलिमेंट्स हैं और इसमें कितने एलिमेंट है 5, तो अगर मैं इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि सॉरी मल्टीप्लाई कर दूं तो 25 आएगा, यानी कि दो सेट से मैं कितने ऑर्डर्ड पेयर बना सकता हूं 25। क्लियर है। और मैं इससे कितने सेट्स कितने रिलेशन बना सकता हूं, वो आएगा 2 की पावर m इंटू n, तो 2 की पावर m कितना है 5 और n कितना है 5, तो 2 की पावर 25, इससे मैं बना सकता हूं क्या, इतने रिलेशन, यानी कि इन दो सेट से 2 की पावर 25 में रिलेशन बना सकता हूं और इससे कितने ऑर्डर्ड पेयर बना सकता हूं 25। मेरी बात समझ में आई। यानी कि रिलेशन का मतलब होता है जब हमें कोई भी दो सेट दिए हैं उनके बीच में हम एक कंडीशन लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, और वो कंडीशन जब हम लगाते हैं तो हम बताते हैं कि वो कंडीशन क्या होगी और उस कंडीशन में हम क्या पुट कर सकते हैं और कहां से पुट कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया x क्यूब करने पे y मिलेगा और x हमेशा a में से आएगा और y हमेशा b में से आएगा, तो जब मैंने ये लिखा तो इसमें पहला जो भी एलिमेंट आ रहा है वो a से आना चाहिए और जो दूसरा है वो b से आना चाहिए, तो मैं इसको बोलूंगा ऑर्डर्ड पेयर। कितने ऑर्डर्ड पेयर बना सकता हूं, दोनों एलिमेंट्स की मल्टीप्लिकेशन कर दो। कितने रिलेशन बना सकता हूं 2 की पावर दोनों एलिमेंट्स का प्रोडक्ट। क्या आपको इतनी बात समझ में आई। लिखा a 1 and 2 और b लिखा मैंने 3, 4। तो अगर मैं a क्रॉस b करता हूं तो इसको मैं बोलता हूं कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। अब मैंने आपको अभी प्रीवियस की स्लाइड में बताया तो आप समझ गए होंगे कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब जब मैं दोनों एलिमेंट को एक साथ लिखता हूं, पहला एलिमेंट पहले सेट को बिलोंग करता है, दूसरा एलिमेंट दूसरे को बिलोंग करता है, तो जितने ऑर्डर्ड पेयर हैं उनका अगर मैं सेट लिख दूंगा उनको मैं क्या कहूंगा कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो मैं पहले से ही बता सकता हूं कि इसके कितने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, अभी मैंने बताया था, तो बताइए इसके कितने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। बिल्कुल सही जवाब है आपका 4, क्योंकि सर 2 एलिमेंट इसमें 2 एलिमेंट इसमें, अगर मैं इनका प्रोडक्ट कर दूंगा तो इसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे 4। क्या आप ये बता सकते हैं कि इन दोनों से कितने रिलेशन बन सकते हैं। वेरी गुड, 2 की पावर m इंटू n। m मतलब पहले सेट के एलिमेंट, n मतलब दूसरे सेट के एलिमेंट, तो यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, तो 2 की पावर 4 इतने में यहाँ पर रिलेशन बना सकता हूँ। क्या यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही है। तो अब मैं इसके बनाता हूँ सारे ऑर्डर्ड पेयर का सेट, जिसको हम क्या बोलेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या बनेगा 1, 3, देन 1, 4, 2, 3, देन 2, 4। तो मैंने सारे ऑर्डर्ड पेयर का एक सेट लिख दिया, इसी को हम क्या बोलेंगे। अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि A क्रॉस B, B क्रॉस A के तभी बराबर हो सकता है जब A और B इक्वल हो। मतलब ये याद रखना कि A क्रॉस B का रिजल्ट B क्रॉस A के तभी इक्वल आता है जब दोनों सेट इक्वल हो। यहाँ दोनों सेट अनइक्वल है, तो अगर मैं यहाँ पर B क्रॉस A निकालना चाहूँ, क्या निकालना चाहूँ, तो उसका मतलब हो जाएगा 3 and 1, देन 3 and 2, देन उसके बाद 4 and 1, एंड देन 4 and 2। क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है। तो हमेशा याद रखेंगे B क्रॉस A और A क्रॉस B तब तक इक्वल नहीं हो सकते जब तक A और B आपस में इक्वल। तो आपको समझ में आया कि रिलेशन क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। रिलेशन जो भी दिया उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप, कोऑर्डिनेट की फॉर्म में भी कर सकते हैं, एरो डायग्राम में भी कर सकते हैं, रोस्टर फॉर्म में भी कर सकते हैं और सेट बिल्डर फॉर्म में भी कर सकते हैं। फिर आपको ये समझ में आया कि हम दो सेट्स को देख के बता सकते हैं कि इसके कितने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे।
दो सेट को देख के हम ये बता सकते हैं कि कितने रिलेशन बनेंगे, कितने। यहां तक बात समझ में आ गई। वो ये कहना चाहता है कि एक ऑर्डर्ड पेयर आपको इधर दिया हुआ है इस फॉर्म में, एक ऑर्डर्ड पेयर इस फॉर्म में दिया, अगर दोनों इक्वल है, अगर दोनों इक्वल है तो इसका मतलब इस ऑर्डर्ड पेयर का पहला जो भी एलिमेंट है और ये एलिमेंट है वो क्या होगा, इक्वल, और जो सेकंड है वो भी क्या होगा, इक्वल। तो अगर मैं इनको कंपेयर कर दूं तो x + 1 = 3, तो वैल्यू ऑफ x इज 2 एंड y - 2 = 1, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी। बात समझ में आ रही है क्या। एक क्वेश्चन इसका और देखते हैं। a एंड b आर टू सेट्स, कहता है a कोई सेट है, हमें नहीं पता उसमें कितने एलिमेंट है, b कोई सेट है, हमें नहीं पता उसमें कितने एलिमेंट है, इस तरीके से कि a क्रॉस b 6 एलिमेंट देगा। इसका मतलब वो क्या बताना चाहता है कि इन दोनों का जब भी आप एलिमेंट्स का प्रोडक्ट करेंगे तो 6 आएगा। 6 मींस 6 ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। कितने बनेंगे, तो ऑब्वियसली बात है 6 ऑर्डर्ड पेयर बने तो हो सकता है इसमें 6 एलिमेंट और इसमें, या इसमें 3 एलिमेंट हो इसमें, या इसमें 2 एलिमेंट हो या इसमें। तो हमने इतना तो गेस कर लिया कि पहले सेट में या तो 6 एलिमेंट हो सकते हैं या 3 या 2, या इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है, यहाँ 1 एलिमेंट और यहाँ पर 6। इतनी बात समझ में आ रही है। फिर उसके बाद उसने कहा a क्रॉस b, यानी कि उसने ये भी बताया कि इन दोनों का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसमें से कुछ एक ऑर्डर्ड पेयर उसने आपको बताए 1, 3, 2, 5, 3, 3। उसने आपको हिंट के लिए बता दिया कि टोटल ऑर्डर पेयर तो कितने बनेंगे, 6। कितने बनेंगे, जिसमें से 3 उसने आपको पहले ही बता दिए। उसने बताया एक ऑर्डर पेयर क्या है 1, सेकंड क्या है और थर्ड क्या है। तो मैंने बताया था पहला एलिमेंट पहले सेट को बिलोंग करेगा, इसका मतलब 1 ए में जरूर आएगा और दूसरा दूसरे को, तो बी में क्या आएगा 2, 5, तो इसका मतलब 2 आएगा फर्स्ट में और 5 आएगा सेकंड में, 3 ये आएगा फर्स्ट में। अगर मैं यहाँ 3 लिख दूं तो आपने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि जब भी हम सेट लिखते हैं उसमें एलिमेंट को रिपीट, इसका मतलब यहाँ पर हम 3 को नहीं लिख सकते। तो इसका मतलब हमें जो ऑर्डर्ड पेयर दिए थे उससे हमने पता लगा लिया कि ए सेट में 3 एलिमेंट होंगे और वो क्या होंगे, और बी सेट में 2 एलिमेंट होंगे, कौन से, 3 एंड 5। क्या इतनी बात समझ में आ गई, यहाँ तक कोई डाउट। तो 7th का जो सेकंड पार्ट है इसमें वो क्या कहते हैं, बी और सी का इंटरसेक्शन करके फिर इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालो ए के साथ। ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट, ए और सी का कार्टेशियन प्रोडक्ट, उसका इंटरसेक्शन। आसान भाषा में अगर मैं आपको बताऊं इंटरसेक्शन का मतलब हुआ कॉमन पार्ट। क्या हुआ, हालांकि ऐसे मैथमेटिकली बोल नहीं सकते लेकिन समझने के लिए बता रहा हूं, अगर दो सेट में जो भी कॉमन आता है उसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन। तो देखिए बी और सी, ए मैं यहां पर लिख देता हूं पूरे का पूरा सेट। ए मेरे पास क्या है 1, 2, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है, बी इंटरसेक्शन सी। बी और सी में क्या कॉमन है, आप कहेंगे सर कुछ भी नहीं है, तो ये मेरे पास क्या रहेगा 5 या नल या वॉइड एम्प्टी सेट इज इक्वल्स टू ए क्रॉस बी। ए और बी का क्रॉस करें तो क्या आएगा 1, 4, देन 2, 4, देन 3, 4। इंटरसेक्शन ए और सी का कर देते हैं, ए और सी का, तो क्या आएगा 1, 5, देन उसके बाद 2, 5, देन उसके बाद 3, यानी कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने पहले बी और सी का इंटरसेक्शन लिखा, जो कि कोई कॉमन नहीं था तो 5 आ गया। ए के सारे एलिमेंट लिख दिए, ए क्रॉस बी करा, इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी करा। 1, 4 है, इधर कहीं 1, 4 नहीं है, 2, 4 है, इधर कहीं 2, 4 नहीं है, 3, 4 है, यहाँ कोई 3, 4 नहीं है। तो इन दोनों के अंदर कोई भी ऑर्डर्ड पेयर कॉमन है क्या, तो इसका मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा। अब मुझे बताओ एक सेट में 3 एलिमेंट है और एक सेट में एलिमेंट है ही नहीं, तो क्या आप ऑर्डर्ड पेयर बना सकते हो, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर बनाने के लिए यहाँ पर एलिमेंट है तो यहाँ भी एलिमेंट तो होना ही चाहिए। तो इसका मतलब इन दोनों का अगर मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालूंगा वो पॉसिबल ही नहीं है, तो वो 5 ही रहेगा। तो LHS = RHS। क्या आपको बात समझ में आई, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट कब होता है, जब हम एलिमेंट टू एलिमेंट करते हैं, यहाँ एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करते। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, और कोई डाउट ऐसा रह गया हो जो फर्स्ट एक्सरसाइज से किसी बच्चे को लगता हो, तो एक कंडीशन दी हुई है इस तरीके से कि ए बी का सबसेट अगर हो, ए अगर बी का, तो आप ये प्रूव करो कि ए और सी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा, ए और सी का जो
कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब जो भी ऑर्डर्ड पेयर का सेट आएगा, जो भी, वो किसका सबसेट होगा? B क्रॉस C का। अब सबसेट का मतलब मैंने बताया था जब एक पूरा सेट किसी दूसरे सेट का पार्ट हो, एक पूरा सेट किसी, फॉर एग्जांपल मैंने आपको पहले बताया था कि इसके अंदर अगर मैं 4 कलर बना दूं, पहला कलर मैंने इसके अंदर बनाया रेड, देन उसके बाद मैंने बनाया ग्रीन, उसके बाद मैंने बनाया येलो, एंड देन उसके बाद मैंने बनाया पर्पल, यहां पर आएगा येलो। अब मैं एक और सेट बना दूं और उसके अंदर सिर्फ येलो, तो आप क्या कहेंगे कि येलो इसका पार्ट है कि नहीं है? और अगर मैं इधर बना दूं सिर्फ व्हाइट, तो आप क्या कहेंगे? सपोज मैं यहां बना देता हूं इसमें व्हाइट, तो आप क्या कहेंगे? व्हाइट इसका पार्ट है कि नहीं है? तो अगर ये इसका पार्ट नहीं है तो इसी को बोलते हैं नॉट सबसेट। क्या बोलते हैं? और अगर ये इसका पार्ट है तो इसको बोलते हैं सबसेट। मतलब जब किसी सेट के सारे एलिमेंट एज इट इज किसी दूसरे सेट में आते हो तो हम उसको बोलते हैं उसका सबसेट। जैसे कि मैंने बताया था सब का मतलब ही होता है पार्ट ऑफ। क्या होता है? जैसे सब कॉन्टिनेंट आप बोलते हैं तो कॉन्टिनेंट का पार्ट। इतनी बात समझ में आई? अगर मैं इसको यहाँ से हटा के अब इसके पैरेलल ऐसे लिख दूं 1 2 3 4 सिर्फ समझाने के लिए, तो आप क्या कहेंगे? 3 इसका सबसेट है कि नहीं? सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूं मैं। और अगर इधर 5 लिख दूं तो इतनी बात समझ में आई? अब मैं इसको टेक्निकली आपको लिख के बताता हूं कि बुक में टेक्निकली कैसे लिखा होगा कि अगर ए में एलिमेंट है 1 2 3 और बी में एलिमेंट है 2, तो आप क्या कहेंगे कि बी ए का सबसेट है कि नहीं है? इसी बात को आप लिखेंगे बी इज सबसेट ऑफ। क्या ए के सारे एलिमेंट बी में आते हैं? तो आप लिखेंगे ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। हालांकि ये बात मैं प्रीवियसली आपको समझा चुका हूं। इतनी बात समझ में आई? ये बात मैं आपको इसलिए समझा रहा था क्योंकि गिवन में यहाँ दिया हुआ है क्या? ए इज सबसेट ऑफ। इसका मतलब ए में जितने एलिमेंट आते होंगे ए में, तो वो सारे के सारे किस में आते होंगे? अब इसको हम मान लेते हैं सपोज कि ए में आता है 1 and 2, फिर इसको मैं मैथमेटिकली लैंग्वेज में करके बताऊंगा। अगर ए बी का सबसेट है तो आप मुझे खुद बताएं बी में क्या मैंडेटरी आएगा? ही आएगा। वेरी गुड, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया कि सर 1 2 तो आएगा ही आएगा, हो सकता है कुछ और भी आए। तो ए बी का सबसेट है तो जो ए में एलिमेंट आता है वो किस में आएगा? बी में। सी का कोई रिलेशन नहीं। अब सी मान लिया मैंने 5, सी मैंने क्या मान लिया? तो ए क्रॉस सी निकालो क्या आएगा? ए क्रॉस सी क्या आएगा? 1 5 और 2। तो ये मैंने इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट। और मेरे को क्या चाहिए? बी क्रॉस सी। तो बी और सी का भी निकाल लो क्या आएगा? 1 5 देन 2 5 और देन 3 5। अब आप जरा मेरे को आराम से देख के बताओ जो उसने पूछा है कि क्या ए क्रॉस सी सबसेट है बी क्रॉस सी का? इसका मतलब क्या हुआ कि ए क्रॉस सी में जो ऑर्डर्ड पेयर आते हो, ए क्रॉस सी में जो, वो बी और सी में आने चाहिए। तो ए क्रॉस सी में क्या है? 1 5 और 2 5। क्या 1 5 इसमें आता है? 2 5 इसमें आता है? इसका मतलब ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, हम इसको प्रूव कर सकते हैं। पर हमने तो एलिमेंट लिया था। अब एलिमेंट आपने जहां जो मानना है उसको आप एक्स और वाई मान लो। देखो उसने गिवन कहा है ए इज सबसेट ऑफ, तो इसका मतलब अगर एक्स ए में आता होगा, अगर एक्स, तो कंफर्म बात है एक्स बिलोंग्स टू बी ऑल्सो। यस और नो? और मैं मान लेता हूं कि एक्स में बी के साथ वाई भी आता होगा। वाई का मतलब कुछ और एलिमेंट भी आ सकता है। सी का मुझे नहीं पता, तो मैंने कह दिया कोई जेड एलिमेंट है जो सी में बिलोंग करता होगा। इतनी बात समझ में आई? मैंने क्या कहा? ए इज सबसेट ऑफ। तो अगर एक्स ए में आता है तो कंफर्म बात है एक्स किस में आएगा? मैंने एक बात बढ़ा के लिख दी कि बी में एक्स तो आएगा ही आएगा, हो सकता है उसके अलावा कुछ और भी आ जाए। और जेड जो है वो किस में आता है? क्योंकि सी का ए और बी से कोई रिलेशन नहीं है। तो ठीक है, अब मेरे को निकालना है ए क्रॉस सी। तो आप निकालिए ए क्रॉस सी। तो बनाए यहाँ पर ए के पास सिर्फ x है और c के पास सिर्फ z है, तो यहाँ ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेगा? x, z। इतनी बात समझ में आ गई? अब मुझे चाहिए b क्रॉस c। तो चलिए b और c बनाइए। b के पास क्या है? x और c के पास तो क्या बनेगा? xz एंड yz। क्या इतनी बात समझ में आई कि नहीं? अब देखो xz बिलोंग्स टू A क्रॉस C, कर रहे कि नहीं कर रहा? और यही XZ किसको बिलोंग कर रहा है? XZ बिलोंग्स टू B क्रॉस
सी। तो भाई जब ए क्रॉस सी के ऑर्डर्ड पेयर सारे के सारे बी क्रॉस सी में आते हैं तो इसका मतलब ए क्रॉस सी किसका सबसेट होगा? क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया या मैं दोबारा बताऊं? ये मैंने आपको इसलिए बताया है कि जब आपको पेपर में क्वेश्चन या कभी भी आप सॉल्व करें एलिमेंट से ना आ रहा हो तो आप एलिमेंट को कंसीडर कर ले तो आपको पता लग जाएगा कि मेरे को यहाँ पर कैसे कंसीडरेशन करना है, वरना आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो पहली एक्सरसाइज में किसी और का कोई डाउट?